दो जर्नैल बड़ी मुश्किल में फंस गए और वो सर जोड़ के बैठे थे कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी, अवामी लीग से इनका ताल्लुक था, मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक था, बड़े नीट एंड क्लीन जो है वो शख्स थे कि किस तरह इनको हटाया जाए। तो अचानक उन पे एक मुद्दा डाला गया कि उन्होंने सेठ अनवर अली नामी शख्स को चावलों का परमिट जारी कर दिया है और केस को सीधा पहुंचा दिया गया मिलिट्री कोर्ट में। और मुज़ायका खेज बात यह हुई कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने वो परमिट कभी जारी नहीं किया था। वो परमिट जारी करवाया अयूब खान और सिकंदर मिर्जा ने सेक्रेटरी तिजारत से, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को इस बात का पता ही नहीं था। अदालत में हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने साबित कर दिया कि मैंने तो ये परमिट जारी नहीं किया, अब परमिट ले आए, मेरे साइन दिखा दे, सेठ अनवर अली को ले आए। लेकिन मुकम्मल तौर पे प्रेस को इस अदालत से रोका गया, तफसीलात प्रेस के सामने नहीं आई और इस केस पे, यानी जिस परमिट पे हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने न साइन किए थे न उन्होंने जारी किए थे, उनको 7 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट ने नाअहल करार दिया। ये किसकी बात हो रही है? जनरल अयूब की और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा की। वतन अजीज को ये जो कुदरती आफात है, जलजला, तूफान या सैलाब, इन्होंने इतना बर्बाद नहीं किया। ये हर मुल्क में आते हैं, हर कौम पे आते हैं। कौमें इनको मौका समझ के संभल जाती हैं। जापान पे 2 एटम बम गिरे 3 दिन के वक्फे से, हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945। जापान खड़ा हो गया, संभल गया। अभी देखें जापान को। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इन कुदरती आफतों की बजाय जर्नैलों ने बर्बाद किया। इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर था, सियासी, समाजी, मुआशरती, वो जर्नैलों ने बर्बाद किया। और अभी तक आप सिचुएशन देख लें कि सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका ममनून है कि आप मुझ जैसे बंदे को देखते और सुनते हैं। हालांकि YouTube पे इतनी ज्यादा वैरायटी है। बहरहाल एक बार फिर मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। आज 12 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी, आप बहुत सारे रुके हुए काम करेंगे और लाजमी जो है वो अपने रुके हुए काम करें। यहां पे आपको एक वाकया जरूर सुनाऊंगा। वो वाकया ये है कि इस वक्त 100 साल से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा बंदे जापान में हैं। जापान को वैसे भी बूढ़ों का मुल्क कहा जाता है। तो 100 बंदे जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, यानी मर्द और खवातीन, उनसे गुफ्तगू की गई और उनकी आदत, उनकी खुराक, सारा कुछ जो है वो उनसे पूछा गया। तो उन 100 बंदों का जो जवाब था, जो मरकजी ख्याल निकला, वो था हरकत। अपनी टांगों को मजबूत रखें, पैरों को मजबूत रखें और वो हरकत से होंगे। उनका जूस ये था कि हरकत, जिंदगी जो है वो हरकत है। जब तक आप जमीन के ऊपर हैं तो आप हरकत में रहें, कोशिश करें कि आप हरकत करें। छत पे थोड़ा सा, सेन में थोड़ा सा आप जरूर जो है वो हरकत करें या घर से बाहर निकलें, थोड़ी सी चहलकदमी करें। अब हम आते हैं गंद की जानिब। गंद मीन जो है वो सियासत। वैसे तो सियासत बिल्कुल गंद नहीं है। सियासत एक बड़ा मुकद्दस और पाकीज़ा जो है वो शोबा है, पेशा है। और जो है ना, पैगंबरों ने 1,24,000 पैगंबरों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया, अवामी तहरीकों में हिस्सा लिया। लेकिन
बदकिस्मती से जो वतन अजीज है तो इसको गाली बना दिया गया है, और इसको जो है ना एक प्लान के तहत भाई लोगों ने सियासतदानों को इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया है कि आप अपना तारुफ कराते हुए एज सियासतदान वो शर्म आती है। मुद्दे हमारे क्या हैं? मुद्दे ये कि बिल आखिर जनरल आसिम मुनीर जो कि इंडिया के साथ क्लैश के बाद फील्ड मार्शल बन गए, हालांकि कोई किरदार नहीं था, एयरफोर्स ने जहाज गिराए। अगर फील्ड मार्शल बनाना था तो संधू साहब को बनाना था, संधू साहब भी एक्सटेंशन पे थे, और संधू साहब के जो भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात से फॉर्म 47 के MNA भी हैं, नून लीग के बुरी तरह हार गए थे, लेकिन संधू साहब ने बेहतर समझा कि अपना भाई जो है वो पहुंचाया जाए असेंबली में और उधर से भी माल खींचा जाए। बहरहाल उनको बनाना था, ये फील्ड मार्शल बन गए। अब एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान के बदतरीन आर्मी चीफ साबित हुए हैं, ये आपके सामने रखना है। फिर फौज जो है वो मुल्क की सबसे जो है वो बड़ी सियासी पार्टी है, इसके सरबराह जनरल आसिम मुनीर हैं, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, और इनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं वो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं। ये किसने कहा है? ये आपके सामने रखना है। फिर मुल्क में हर तरफ बलोचिस्तान से लेकर कश्मीर तक आग लगी हुई है, और जो फायर ब्रिगेड है वो जेल में है, चाहे बलोचिस्तान में हो चाहे पूरे पाकिस्तान में हो। नौरीन नियाज़ी ने एक रीट्वीट किया है 2025 का, मेरा ख्याल है 15 मार्च, और 3:26 पे ये ट्वीट था इमरान खान का। आजकल दो बहनें जो है वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर रही हैं, तो वो ट्वीट आपके सामने रखना है और आप उस शख्स का विजन देख लें कि 2025 में उसने क्या कहा था। फिर ऐसे मनहूस ये जो है ना हुक्मरान है, मैंने कल भी कहा कि तैयार फसल में पिंक कलर के, काले कलर के, भूरे कलर के सूअर छोड़े गए, जिन्होंने बिल्कुल जिस तरह सूअर जो है वो मकई की फसल बर्बाद करते हैं, जिस तरह सूअर गन्ने की फसल बर्बाद करते हैं, उस तरह इन्होंने पाकिस्तान का निजाम बर्बाद कर दिया, और बिल आखिर हमसे रिस्क रूठ रहा है, रूठ गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन बुलेटिन ये हमारा बड़ा अहम हिस्सा है जो है ना गुफ्तगू का, कि जो खबरनामा है वो आपके सामने रखना जरूरी है। सबसे जो पहली खबर है वो बड़ी खतरनाक खबर है। वो खबर ये है कि सैयद अली खामेनेई को जब यानी दफनाने से पहले 3-4 दिन उनका जनाजा होता रहा, नजफ, इसके अलावा करबला, इसके अलावा मशहद, इसके अलावा तेहरान, करोड़ों लोगों ने उसमें शिरकत की, और उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था कि हमने इंतकाम लेना है, हमने बदला लेना है, और जिस शख्स ने सैयद अली खामेनेई को शहीद किया है उसको कत्ल किया जाएगा। और ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप की जो कांपें थी वो टांग गई। आपको पता है बेईमान शख्स वो वैसे भी मौत से बहुत ज्यादा डरता है। अब सोने पे सुहागा ये कि जो मुज्तबा खामेनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, जो फर्जंद हैं सैयद अली खामेनेई के, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि ईरानी अवाम चाहती है कि वो सैयद अली खामेनेई का बदला लें, और जिसने सैयद अली खामेनेई को शहीद किया उसको कत्ल किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके बाद मामला जो है वो मजीद खराब होंगे। लेकिन इस दौरान मौजें हो गई हैं इजराइल की एजेंसीज ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को डरा दिया है कि ईरानी आपको कत्ल करना चाहते हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मुझे कुछ भी होता है तो आप लोग 1000 मिसाइल दाग दें ईरान पे, और ईरान को मलबे का ढेर बना दें। इजराइल बड़ा खुश है, और अब आप जानते हैं इजराइल की ज़हनियत क्या है। आप JFK को याद करें, जॉन ऑफ कैनेडी या कैनेडी दोनों पढ़ते थे, उनको कत्ल किया गया। वो इजराइल के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफ थे, लिहाजा वो जान से हाथ धो बैठे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल ईरान की जंग से दूर रहे। तो अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि आगे चल के क्या हो सकता है, और मुज्तबा खामेनेई के बयान के क्या असरात हो सकते हैं। गोलान हाइट्स
ये गोलान की पहाड़ियां हैं शाम में, और इनका वो मकाम है शाम के लिए जो हमारे लिए कश्मीर का है। ये कश्मीर की शाम की शहरग है, और इतना खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत इलाका है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये गोलान हाइट्स, ये कभी जरूर देखें, यूट्यूब पे देखें या किसी और चीज पे देखें। अहमदुल शरा, वो जो टटपुंजिया है अमेरिका का, बड़ी दाढ़ी शाड़ी पहले रख के ये जीप पे शाम में दाखिल हुआ। हस्बे मामूल मुसलमानों ने, भोले मुसलमानों ने समझा इनकलाब आ गया, कोई निजात दहिंदा आ गया, लेकिन ये भी टाउट निकला। इसको सामने बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गोलान हाइट्स थी, जो गोलान की पहाड़ियां थी, वो इजराइल को दे दी कि जी आप वो इजराइल की हैं, और सदर सामने बैठा है शाम का। यानी ये इसी तरह है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तानी वजीर आजम, इनसे खैर बीट भी नहीं है, ये सामने बैठे हों और डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि आज से कश्मीर जो है सारे का सारा वो इंडिया का है, और इनके सामने कह भी सकता है, इनसे कोई बैद नहीं है। बहरहाल वो गोलान हाइट्स जो है, गोलान की पहाड़ियां, वो अब चली गई हैं जी इजराइल के पास, वो अब शाम की नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो पाकिस्तानियों के लिए किसी बम से कम नहीं है। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना रहे हैं ये नून लीग के, इन्होंने इंकशाफ किया है कि जो महंगाई है ना इन 4 सालों में, वो 78% पे पहुंची है, 78% पे। और उन्होंने मिसाल दी है कि जो चीज आप 100 रुपए की जो है वो लेते थे, वो अब हो चुकी है जो है ना वो 178 रुपए की। अब आप खुद अंदाजा कर लें, अव्वल तो बाजार में 100 रुपए की चीज है ही नहीं कोई काम की, अगर 100 रुपए की है तो वो 178 की मिलेगी, और अगर ऊपर आप चलते जाएं यानी 500 की है तो 578 भी साथ मिलाएं। ये महंगाई की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में खुदकुशियों का जो रेट है वो बढ़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ी वजह बिजली के बिल बन रहे हैं। बिलाल बिन साकिब, ये बहुत बड़ी शख्सियत के, कोई कहता है दामाद है, कोई कहता है कि बेटे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत से मुराद है कि यूनिफॉर्म, जाहिर है बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में यूनिफॉर्म वाली हैं, आम बंदे जो है ना चाहे वो जो भी हो वो बड़ी शख्सियत नहीं है। तो इन्होंने मुलाकात की है तकी उस्मानी से। तकी उस्मानी साहब ने जो है वो फतवा दिया कि ये जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो ये जो है वो जायज नहीं है। अब नाजरीन और सामीन और लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इसमें जनरल आसिम मुनीर की मर्जी शामिल नहीं थी तो तकी उस्मानी साहब कौन होते हैं फतवा देने वाले। यानी आप देखें ना, मुफ्ती तकी उस्मानी ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे फतवा दिया कि नेरा हराम है, आप लोग हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं, आप हराम खा रहे हैं, आप हराम के ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप हार गए थे उस पर फतवा नहीं दिया। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे तकी उस्मानी ने कोई बात नहीं की। इमरान खान पर इद्दत का केस बनाया गया, तकी उस्मानी साहब के मुंह में दही जमा हुआ था। तो ये क्रिप्टो पे उन्होंने क्यों फतवा दिया? तो बिलाल बिन साकिब ये मिनिस्टर हैं क्रिप्टो के, और ये जो है वो मिले हैं तकी उस्मानी से कि जी आप मेहरबानी करें और फतवा वापस लें। वो वापस ले लेंगे, आप कोई शानदार सी दावत करें, कोई दस्तियां बकरों की, कोई जो है ना वो राने शाने पेश करें तो देना फतवा, फतवा लेना पाकिस्तान में ये कोई साइंस है? ये कोई मुश्किल मसला है? कोई मसला ही नहीं है। तकी उस्मानी वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने कामरान टसोरी को कहा था कि इनका जो तर्ज हुकूमत है वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता जुलता है, जिस पर पहली FIR स्कूटर चोरी की दर्ज हुई थी, कामरान टपोरी, और जो स्टेज पे ब्रेक डांस करता था उसका तर्ज हुकूमत तकी उस्मानी को वो हजरत उमर जैसा लगता था। बहरहाल ये इसकी एक ये वजह भी बताई जा रही है कि अली डार जो आजकल पंजाब में मिनिस्टर बना हुआ है और भणविया है मुख्यमंत्री का, उसने चूंकि $100 मिलियन डुबोए हैं यानी उधर दुबई में, जाहिर है कोई उसके दादा का पैसा तो था नहीं, उसका दादा बेचारा तो उस दौर में पंचर लगाता था जब वो ट्यूब को इस तरह नहीं करते थे, आजकल तो नए पंचर आ गए हैं, वो ट्यूब को रगड़ा फिर वो टुकड़े को रगड़ा
फिर थूक और एल्फी लगाई या मैजिक, और फिर ये इनका दादा तो वो पंचर लगाता था। बहरहाल ये दुबई में जो है वो 100 मिलियन डुबो के आ गए। वो भी जाहिर है आपके और हमारे थे। जब से जो सबसे खतरनाक खबर है वो खबर ये है कि 35 लाख टन जो गंदम है वो शॉर्टफॉल हो गया। ये तो होना था। किसानों ने झोलियां उठाई थी। मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है ना मियां वाली के कस्बे दाऊद खैल से है, और मेरे दाऊद खैल में सिर्फ एक चीज जो है ना वो काश्त होती है, और जरिया मुआज सिर्फ एक है, और वो है गंदम। लोग गंदम काश्त करते हैं, उसके बाद अपना सारा उधार क्लियर करते हैं, अपने बेटों और बेटियों की शादियां करते हैं, कोई मकान बनाता है। लेकिन 2-3 साल से जो कुछ उनके साथ हुआ, उनकी गंदम रोडों पे रुली, उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था, और मजबूरी में उन्होंने 2200 का मन बेचा, उन्होंने 2300 का मन बेचा, उन्होंने 2400 का मन बेचा। इन आड़तियों ने, इनके फ्रंटमैनों ने, इनके ब्रोकरों ने जो है वो गंदम उठा ली, और फिर वही गंदम 20 किलो का जो थैला है वो 2900 का मिल रहा है। 20 किलो का यानी 2900 का ये दे रहे हैं। उनसे उन्होंने 2200 और 2300 का मान ले लिया, तो ये अजाब आना था। अब 35 लाख टन गंदम शार्ट हो गई है, अब इंपोर्ट करानी है। मैंने आपको बताया है कि बहुत माल बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत माल बनता है। अनवारुल हक काकड़ के दौर में मोहसिन नकवी ने गंदी गंदम इंपोर्ट की, गंदी गंदम थी, उसमें 1800 अरब की दिहाड़ी लगी, 1800 अरब की। नदीम अफजल चांद ने कहा कि हुकूमत मुझे अदालत में ले जाए, मैं साबित करूंगा, पीपल्स पार्टी का है। चुप कर गया हर कोई। 1800 अरब। वो बलूचिस्तान का वो टैक्सी ड्राइवर, वो टुच्चा, वो अनवारुल हक काकड़, जिसको घर वाले नहीं जानते कि ये कौन है, वो वजीर आजम बन गया, जर्नैलों ने बनाया। तो अब फिर 35 लाख टन तैयार रहे। इतना खौफनाक अजाब आ रहा है पाकिस्तान पे, और वो अजाब आ रहा है आटे की सूरत में, गंदम की सूरत में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 2800 जब अपनी फसल मार्केट में है तो 2800 और 2700 का 20 किलो का तोड़ा मिल रहा है। और जब ये काम हुआ, जब डॉलरों में इंपोर्ट हुई, और जब इन्होंने जखीरा अंदोजी की, क्योंकि 2 लाख बंदे, अभी हज गुजरा है ना, अगले हज के लिए 2 लाख बंदों ने दरखास्तें दे दी हैं। 2 लाख बंदों ने कि हमने हज पे जाना है, हमने काबे को चक्कर देने हैं, हमने वो काबे को चक्कर देने हैं कि काबे की आंखें जो है ना घूम जाएं। माज़अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, हमने वो चक्कर देने हैं। इसाक डार भी जाएगा, नवाज शरीफ भी जाएगा, शहबाज शरीफ भी जाएगा, आसिम मुनीर भी काबे की छत पे चढ़ेगा। लेकिन लोगों के साथ 35 लाख टन गंदम वो अब इंपोर्ट होगी, और इंपोर्ट होगी, और उसकी क्या कीमत होगी ये आपको बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। 1 लाख नौजवान वो बलूचिस्तान में वो चढ़ चुका है पहाड़ों पे। ये खौफनाक इंकशाफ हुआ है। यानी आप सुनते हैं ना कि 75 दहशतगर्द मारे गए, 100 दहशतगर्द मारे गए, 50 दहशतगर्द मारे गए, तो आप कभी सोचते नहीं है कि ये खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि कुमक मिलती है, कुमक उनको मिलती रहती है। अब इंकशाफ हुआ है कि 1 लाख जो है वो बलोची वो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। क्यों चढ़े हैं आपको पता है? अगर नहीं पता तो कश्मीर को देख लें। कश्मीर को मजबूर किया जा रहा है कि आप भी पहाड़ों पे चढ़ जाएं। हम नहीं आपकी बात मानेंगे। हम वो जो मुहाजिरीन की सीटें हैं वो हम खत्म नहीं करेंगे, हम अपने बंदे लाएंगे। यानी पिंडी इस्लामाबाद में 3 सीटें हैं, 3 सीटें। पता है आपको उन 3 सीटों के पता है कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? 15,000। 3 सीटों के 15,000। अब उन 15,000 में कितने लोग वोट डालेंगे? ज्यादातर तो बाहर होंगे। 8,000 9,000 लोग वोट डालेंगे। 3 सीटें इधर पिंडी इस्लामाबाद से नून लीग की या जर्नैलों की पक्की, ये सी बात के मुखालिफ हैं कश्मीरी। अब नौरीन नियाज़ी ने ये 15 मार्च 2025 का जो है वो रीट्वीट किया है। आजकल ये दोनों बहनें वो पीटीआई को शर्म दिलाने के लिए, क़यादत को,
वो इमरान खान के जो ट्वीट है उनको रीट्वीट कर रही हैं। ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। वो कहते हैं ना कि कोई आर्डर आए, अंदर से आर्डर आए तो फिर हम हिलेंगे, जुलेंगे, कोई हरकत करेंगे। ये है जी 19 मार्च 2025 और 3:26 शाम का वक्त है जब खान ने जो है वो ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेल में वकला और अहले खाना से गुफ्तगू। मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू है, जेल में बैठ के कह रहा है 25 में। जाफर एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। उस वक्त जाफर एक्सप्रेस अगवा हुई थी और उस पर हमला हुआ था। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना कार्रवाइयां किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशत गर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों के ज़िया का जितना दुख हमें है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशत गर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगाई हुई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बायकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में ना मुझे बुलाया गया, ना मेरी राय ली गई और ना ही बलोचिस्तान के नुमाइंदों को बुलाया गया। उनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाजत देते। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी सपोर्ट तमाम वफाकी इकाइयों में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध और पंजाब के चंद मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। इमरान खान का ट्वीट है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तेफाक राय हासिल किया जा सकता है? अर्दली हुकूमत की खारजा व दाखिला पॉलिसियां मुल्क के लिए जहर कातिल हैं। दहशत गर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल ड्राफ्ट किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशत गर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आजाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। रजीम चेंज के बाद इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि बिलावल ने पूरी दुनिया के दौरे किए लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमनो इस्तेकाम की कोशिश से ही निकलता है। मुल्क सिर्फ तब ही मुत्तहिद और मजबूत रह सकता है जब अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, सियासी जमातों को उनकी जगह दी जाए और एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। 71 में भी एक सियासी जमात को दीवार से लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख भुला नहीं पाई। तब भी अगर सियासी जमातों को मुतवाजन मौके मिलते तो मुल्क 2 लाख न होता। आज भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलोचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया जिसकी वजह से आज वहां के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इक्तदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा ये मसाइल जूं के तूं रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। मार्च 2025 का ट्वीट है जो नौरीन खान ने रीट्वीट किया है। एक एक लाइन देखें कि उस वक्त वो बंदा क्या कह रहा था जो अभी भी हालात हैं। अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी एहलिया को बेजा जेल में डाला गया, न तो याया खान ने मुजीबुर रहमान की बेगम को जेल में डाला, ना जनरल ज़िया ने भुट्टो की बेगम को जेल में डाला।
और ना ही मुशर्रफ ने कुलसूम नवाज को जेल में डाला, मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी एहलिया को भी जाली केसेस में पाबंद सलासल कर रखा है। पिछले करीबन एक हफ्ते से मेरी मुवासलात के जराये तक रसाई पर कड़ी बंदिश है। हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए टीवी देखने पर पाबंदी आयद है और अखबार और किताबों की तरसील भी मुअत्तल है। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई गई। बार बार याद दहानी के बावजूद मुरवजा तरीके के मुताबिक 90 दिनों में मेरी एहलिया से 72 घंटे की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। मेरे जाती मुआलिज को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ना ही डेंटिस्ट को मिलवाया जा रहा है। मेरे पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। मुझे मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया ताकि एपीसी के बारे में मुझे इल्म न हो सके। ये जो कुछ भी कर ले, मैं इनकी फसायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े। मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये ट्वीट है जी 19 मार्च 2025 और वक्त है 3:26। ये नौरीन न्याजी ने जो है वो रीट्वीट किया है। अब जरा, क्योंकि जो मुल्क में आग लगी है ना, कि जो फायर ब्रिगेड्स है वो जेल में है। मसलन मारन बलोच जेल में है, वो बलोचिस्तान को जोड़ सकती है, वो बलोचिस्तान के मसाइल का हल पेश कर सकती है, उसके साथ बात की जाए। उसको उम्र कैद दे दी। शुरू में आपको हुसैन शहीद सोहरावर्दी का किस्सा सुनाया, उसके साथ बैठे। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करती है वजारत आला तो महरंग बलोच करती है कि एक फेयर इलेक्शन हो। ये चाबी वाला खिलौना खुडे लाइन लगे, सरफराज बुगटी जर्नैलों का टट पूंजिया, वहां पे नुमाइंदा हुकूमत आए। यकीन करें बलोचिस्तान में एक इलेक्शन शफाफ हो, दूसरे इलेक्शन शफाफ हो, तीसरे इलेक्शन शफाफ हो, बलोचिस्तान के मामला हल हो जाएंगे। लेकिन जो कोर कमांडर क्वेटा है 78 साल से उसकी हुकूमत है। यानी मशहूर है कि अगर आपने अरबपति होना है ना, अरबपति, तो दो शहर आपके लिए जबरदस्त है। पहले नंबर पे क्वेटा, कोर कमांडर क्वेटा, और दूसरे नंबर पे कराची, कोर कमांडर कराची। बाबर इफ्तिखार साहब को जब उन्होंने पेट्रोल की बू सूंघी और उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आई है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, उनको इनाम यह मिला कि फौरन उन्हें कराची का कोर कमांडर जो है वो मुकर्रर किया गया। और फिर अब वो रिटायर हो गए, लेकिन अपनी 7 नस्लों का वो ज़ादिरा साथ ले गए होंगे। तो फायर ब्रिगेड्स जेल में हैं, इमरान खान जेल में है, महरंग बलोच जो है वो जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, जो लोगों को जोड़ सकते हैं, जो बात कर सकते हैं। डॉक्टर जास्मिन राशिद इस वक्त कौम की मां का दर्जा अख्तियार कर चुकी हैं। अगर इन लोगों को छोड़ा जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, अगर कोई बेहतर करना चाहे तो। मौलाना फजल रहमान आप जानते हैं 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर मुल्ला है, और इसके अलावा जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, हमेशा जर्नैलों की साइड लेता है। 26वीं तरमीम, लेकिन कल जो है कसूर में जलसे में बड़ी जबरदस्त बात की है। हालांकि ये बात कहने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन फजल रहमान से डरते हैं। मदरसे के बच्चे, मदरसे इन्होंने काबू किए हुए हैं, वो रोडों पे आ गए तो फिर आपको पता है फिर मजहबी मामला भी शामिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि फौज को अगर इलेक्शन का शौक है तो इलेक्शन लड़े। मैं तो कब का कह चुका हूं कि जनरल आसिम मुनीर पूरे मुल्क में कोई हल्का मुंतखब करें, पूरे मुल्क में कोई हल्का, कोई, और इमरान खान के साथ मुकाबला कर लें, या इस तरह करे पूरा जो पाकिस्तान है ना, पूरा पाकिस्तान, उसमें कश्मीर भी हो, उसमें गिलगित भी हो, ये एक हल्का हो, एक हल्का। मीनारे पाकिस्तान पे डब्बे रख दिए जाएं, मीनारे पाकिस्तान पे डब्बे रख दिए जाएं, या डी चौक में डब्बे रख दिए जाएं, डी चौक में, या घंटा घर में डब्बे रख दिए जाएं। एक डब्बा हो इमरान खान का, कोई पीटीआई नहीं, एक डब्बा हो जनरल आसिम मुनीर का।
بلکہ جنرل آصف منیر کے ساتھ نواز شریف، جنرل آصف منیر کے ساتھ زرداری، جنرل آصف منیر کے ساتھ بلاول، جنرل آصف منیر کے ساتھ مکھیہ منتری، جنرل آصف منیر کے ساتھ جہانگیر ترین، جنرل آصف منیر کے ساتھ جو ہے وہ علیم خان، ان سب کے نام ہو کہ یہ ووٹ جو ہے نا یہ سارے، اور ادھر صرف خان ہے، بس پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ہاں ڈانگے سوٹے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو آئین اور قانون پہ چلنے والے ہیں۔ وہ آپ نے مارنے تو آپ مار سکتے ہیں، مجھے ماریں، کسی کو ماریں، الٹا لٹکائیں، کرنٹ لگائیں، ذل شاہ کے جسم پہ جتنے زخم تھے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ آپ کو خدا یاد ہے، نہ آپ کو آخرت یاد ہے، نہ آپ کو وہ قبر کا اتنا سارا گڑا یاد ہے، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور نیتشے کی تھیوری کے مطابق آپ سمجھ چکے ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ، کہ خدا مر چکا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ یہ سمجھ چکے ہیں، ورنہ آپ الیکشن لڑیں۔ سب سے زبردست سیاسی پارٹی آپ کی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ مجھے باجوہ نے کہا کہ جتنی سیاست میں نے کی ہے نا، میں نے یعنی باجوہ نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اتنی سیاست نہیں کی جتنے میں نے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آرمی چیف۔ تو اس کی سزا پھانسی بنتی ہے کہ باجوہ کو 10 دن ڈی چوک میں لٹکایا جائے، کوے کھائیں باجوہ کو، کوے گدھیں کھائیں باجوہ کو۔ ویسے بھی گدھوں کا اچھا ناشتہ ہوگا باجوہ، 1.5 ٹن کی لاش ہوگی، تو اس کا تو یہ نام بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ڈی چوک میں لٹکایا۔ یہ فخر والی بات ہے کہ سرکاری ملازم میں نے اتنی سیاست کی ہے۔ ملک میں آگ لگی ہے، فائر بریگیڈ جو ہے وہ جیل میں، آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے بعد فضل الرحمان کہتے ہیں زیادہ شوق ہے مقبولیت کا، زیادہ شوق ہے محبت کا کہ لوگ پسند کریں، ان اعمال کے باوجود، خودکشیوں کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود، مہنگائی کے باوجود، پیٹرول کے باوجود۔ یہ ذرا خبر سنیں، یہ خبر سنیں، پیٹرولیم کمپنیوں نے 150% منافع کمایا، 150% منافع۔ بھائی لوگ ہیں، اٹک آئل ریفائنری کس کی ہے؟ بلوچستان میں تیل، 150% منافع، پھر 13 روپے بڑھا دیا۔ 150 پہلے کما چکی ہیں لیکن پھر 13 روپے بڑھا دیا۔ اور ایسی ایسی دلیلیں دے رہے ہیں حکومتی وزیر آ کے ٹی وی پہ کہ بندہ علمان حلفیظ، وہ جی آج جو ہے نا ادھر دھوپ زیادہ تھی ایران میں، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے 2.5 کلو ہگا، آج جو ہے نا وہ پتنی کا لہذا ہم نے قیمت بڑھا دی۔ اجڑ، جاہل، ان پڑھ، نلیک، نون لیگ کا ترا امتیاز ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا ترا امتیاز ہے بریانی کی پلیٹ۔ وہ شہباز شریف نے لندن میں جو 10-15 ورکر رہ گئے ہیں نون لیگ کے، ان کے لیے آم بھیجے ہیں سرکاری خرچے پہ، آم بھیجے ہیں کہ یار آپ لوگ ڈٹے رہو، بغیرتی پہ ڈٹے رہو۔ یہ ان کی حالت ہے۔ 150% منافع کما لیا پیٹرولیم کمپنیوں نے۔ تو اگر شوق ہے نا میدان میں آئے، پوسٹر چھپائے۔ ویسے بھی ہر جگہ آپ کے فلیکس لگے ہیں، مریم بی بی کے ساتھ آپ کی تصویر ہے، نواز شریف کے ساتھ آپ کی تصویر ہے، شہباز شریف کے ساتھ آپ کی تصویر ہے۔ آپ کہاں سے فلیکسز پہ آ گئے؟ سرکاری ملازم وردی میں کہاں سے آ گئے؟ حامد خان جو وکیل ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں فیلڈ مارشل بن گئے؟ وجہ کیا کیا آپ نے جنگ میں؟ اور پھر 5 سال بھی لے لیے۔ بہرحال فضل الرحمان نے کھلی آفر کی ہے کہ آ کر میدان میں آئے، الیکشن لڑیں اور عمران خان سے الیکشن لڑ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بدترین آرمی چیف پاکستان کا، بدترین، دنیا میں دہشت گردی کے لحاظ سے دوسرا نمبر۔ اب ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا ہے ڈیوٹی آرمی چیف کی؟ جو وطن مخالف عناصر ہیں ان کو کچلنا، ان کو مارنا، بارڈر سیکیور کرنا، سفارتکاری ان کا کام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ان کا کام ہے، ایران کے دورے ان کا کام ہے۔ آپ نے سید علی خامنہئی کی
जो है ना वो जनादे पे किसी मुल्क का आर्मी चीफ नजर आया हो, किसी मुल्क का, ये पीछे लेला बांध के, वो जो उसका कद भी इतने सारा है, लेला बांध के चल रहा है, कोई आर्मी चीफ आपको नजर आया हो? ये पहुंचा हुआ था दूसरे नंबर पे, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे दहशतगर्दी में। बताएं, खुद महफूज, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल सकता। अवाम दरिंदों के रहमो करम पे, अवाम दहशतगर्दों के रहमो करम पे, खुद महफूज, हर चीज महफूज, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ गाड़ियां, 120 गाड़ियां। बर्कीना फासो नाम सुना है पहले? बर्कीना फासो अफ्रीका का मुल्क है, वो पहले नंबर पे है, और कुछ पॉइंट्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, यानी सिल्वर मेडल लिया है पाकिस्तान ने। बर्कीना फासो 60% मुसलमान है, 40% दूसरे मजाहब हैं, वो पहले नंबर पे है, और कुछ पॉइंट्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। क्या कारकर्दगी है जनरल आसिम मुनीर की? क्या बताएं, क्या कारकर्दगी है? किसी आर्मी चीफ के इतने दौर में इतने फौजी वो जान से नहीं गए जितने जनाब के दौर में जा चुके हैं। जो अपना काम है वो नहीं हो रहा, सारे काम हो रहे हैं, अपना काम नहीं करना, अपना काम नहीं करना। कि निकालें जीपें, 20 जीपें निकालें बुलेट प्रूफ, पहुंचे अफगानिस्तान, पहुंचे ज़ियारत, पहुंचे पंजगोर, पहुंचे किला अब्दुल्ला, पहुंचे वजीरिस्तान, पहुंचे तीरा, साथ एसएसजी को लेकर के कहां आए जी दहशतगर्द। ये ड्यूटी है जिसकी तनख्वाह मिलती है, वरना तनख्वाह हराम है, मरात हराम है। हर वक्त इस्लामाबाद, हर वक्त पिंडी, हर वक्त जो है ना जोड़ तोड़। नाकाम तरीन आर्मी चीफ, नाकाम तरीन। किस बात का फील्ड मार्शल? ये दुनिया, यानी आप अंदाजा करें ना, अफगानिस्तान पे बातें करते हैं, वो हमसे नीचे है, शाम हमसे नीचे है, यमन हमसे नीचे है, ईरान हमसे नीचे है, हमारा दूसरा नंबर है। तो फिर हमने ऐसे आर्मी चीफ का क्या अचार डालना है? अचार डालना है या छोटे मरवाने हैं? जो अपनी ड्यूटी नहीं करता, बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं करता, ये तो कसम खुदा की जो सूरत हाल है, ये तो पक्का बलोचिस्तान में रहता। बलोचिस्तान और केपीके के दरमियान हर वक्त जीप चलती रहती इसकी, हर वक्त। जब वो जो 20 अरब का जहाज लिया है, वो क्वेटा में उतरता, चक्कर लगा के फिर पेशावर में उतरता, चक्कर लगा के फिर तीराब में उतरता, चक्कर लगा के फिर बन्नू में उतरता। ये काम है। स्वार्थकारी किसने कहा है इनको? सांस बंद कर देंगे, करें सांस बंद इंडिया की, कौम पीछे खड़ी होगी। उड़ाएं डैम। राना सनौल्ला कहता है 4 डैम या 5 डैम बन रहे हैं। जी बिल्कुल बन रहे हैं, उड़ाएं। कि मुझे डांगे मारनी है जिसका कोई नहीं है, कि इसको उठा लो, रेहान तारे को उठा लो, इन्हों को मारो छोटे। ये मर्दानगी है। ये गिट्टों में पानी है आपके, उधर जाए, उनको मारें। वो जिनकी इस तरह उल्टी दाढ़ियां हैं उनको मारें, लोगों को सुख दें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।